हम अक्सर ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं कि उनको देखने के बाद उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है या ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचना और अपने तरीके से निष्कर्ष निकालने लगते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही एक व्यक्ति चित्र पढ़ने जा रहे हैं और ये व्यक्ति चित्र है हमारे मशहूर कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। और ये व्यक्ति चित्र लिखा किसने है? हरिशंकर परसाई जी ने। इनका सबसे फेमस लेख है प्रेमचंद के फटे जूते। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 9th हिंदी कोर्स 1 की हमारी बुक जो हमने सबसे पहले शुरू करी है वो है क्षितिज भाग 1 और इसके गद्य खंड का अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर एक तस्वीर जिसे हरिशंकर परसाई जी ने देखी और उसके बाद वो प्रेमचंद जी के बारे में बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें सोची और किस किस तरीके से सोची, यही सारी चीज़ें उन्होंने इस व्यक्ति चित्र में प्रस्तुत करी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं लेखक परिचय पर, फिर उसके बाद पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ का सार। तो देखते हैं क्या है इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर में। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। उनका आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे नागपुर गए और वहां से हिंदी में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। तो ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और जन्म ये सारी चीजें आपको बता दी गई। वर्ष 1947 में लेखन कार्य में जुट गए। तो 1947 यानी कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो सन रहा, उस दौरान इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसको काफी ख्याति प्राप्त हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। तो ये उनका कुछ जीवन था। अब चलिए इनकी कुछ कृतियां देख लें। सबसे पहले कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। नेक्स्ट है उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। फिर आते हैं व्यंग संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। तो अभी तक हमने उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं देख ली। अब बढ़ते हैं हम पाठ की रूपरेखा पर। इस पाठ में आखिर क्या है? प्रेमचंद के फटे जूत के लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग रचना है जहाँ पर आप व्यंग का तात्पर्य होता है किसी को हम हंसी हंसी में कोई बहुत सीरियसली बात कह जाएं, ठीक है ना, वो चीज़ें। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते और उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से उनके सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, बहुत ही एक तो देखिए आर्थिक स्थिति वैसे तो उनकी अच्छी नहीं थी, हम ये मानते हैं, लेकिन उनका रहन सहन तरीका बहुत सादा था। वो आडंबर यानी कि दिखावे में भी यकीन नहीं करते थे प्रेमचंद जी। साथ ही प्रेमचंद की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो व्यंग किस पे किया है? प्रेमचंद के सादे जीवन पे नहीं। उन्होंने प्रेमचंद को हमारे सामने एज ए एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति जो इतना फेमस है, इतना बड़ा कथाकार है, उसके बावजूद वो अपना जीवन बहुत सादगी से जीता है। लेकिन उन्होंने व्यंग आज के ऐसे लोगों पर किया है जो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन तब भी कहते हैं ना कि उनके पास पैसे भी नहीं है, खुद उनकी अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना सब कुछ सिर्फ दिखावे में न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसी जीवन प्रवृत्ति पर उन्होंने व्यंग किया है। चलिए आते हैं अब लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा सार। अब उन्होंने वो एक चित्र यानी कि एक फोटोग्राफ देखा। आइए आपकी बुक में भी बना होगा, ध्यान से देखिएगा। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। जैसे मैंने बोला कि उनका आर्थिक जीवन अच्छा नहीं था, तो वो एक आर्थिक जीवन इनका कहीं ना कहीं इस फोटो से भी परिलक्षित हो रहा है। घनी मूंछों के कारण चेहरा भरा भरा सा लगता है।
पांवों में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी ढंग से बंधे नहीं। कैनवस मतलब कपड़े के जूते हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण पांव की उंगली बाहर आ गई है। यही सबसे बड़ा जो उन्होंने चीज नोटिस करी, इसीलिए इस पूरे व्यक्ति चित्र का नाम ही हो गया प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, जूता फटा तो फटा है, उसके ऊपर उनकी उंगली भी बाहर आ रही है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नजर उस पर अटक गई। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है कि वो उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण है। ये हम उनके जूते को देखकर आराम से पता लगा सकते हैं। लेखक की चिंता, अब किस चीज की चिंता है लेखक को? लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए यह पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर उन्हें विचार आया, प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले मनुष्य नहीं हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही, जैसा यह कोई साधारण सी बात हो। तो उन्होंने सोचा, ये चीज चिंता में आ गई कि भाई कोई फोटो खिंचाता, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के कपड़े अलग हैं, घर में पहनने के कपड़े अलग हैं, हम लोग के कपड़े अलग अलग होते हैं, सिंपल है। किसी पार्टी वगैरह में जाने के कपड़े अलग हैं। तो इसी तरीके से हरिशंकर परसाई ने सोचा कि अगर फोटो खिंचाने का ये कपड़ा है तो सोचो कि वो अपने वास्तविक जीवन में किस तरीके से रहते होंगे। लेकिन तब उन्होंने ध्यान आया कि अरे प्रेमचंद ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति नहीं, वो दिखावे वाले व्यक्ति नहीं। उनका जीवन जैसा ही वही चीज उन्होंने, जैसे मतलब वो कपड़े पहनते वैसे ही कपड़े पहन के आके उन्होंने फोटो खिंचा दी। ये नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए जो है कपड़े बदलने, क्योंकि भाई लोग तो क्या करते हैं, दूसरों के जूते हैं, यहाँ तक कि कपड़े हैं, मांग के फोटो खिंचा लेते हैं। कभी कभी होता है कि भाई दूसरे के दूल्हे यानी कि पति को बैठाकर फोटो खिंचा ली जाती है। बहुत सारे लोग जो है इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं, जैसे लगता है कि फोटो में इत्र की महक आएगी, है ना। तो लोग क्या है, फोटो खिंचाने के लिए तरह तरह के जत्न करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही आकर उन्होंने बैठकर फोटो खिंचा ली। क्या जूता फटा क्या है, कम से कम कोई उन्हें मतलब नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही फोटो खिंचवाऊंगा। अब उन्हें लेखक ने यहाँ पर साहित्यिक पुरखे कहा है। साहित्यिक पुरखे का मतलब जानते हैं, साहित्य के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाला। पुरखा कौन होता है? जो हमारी बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं। जैसे हम लोग के घर में दादी परदादा वगैरह जो रहते हैं, इनको हम पुरखे बोलते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। उसी तरीके से साहित्यिक पुरखे यानी कि साहित्य का बेहद ज्ञान। तो उन्होंने सोचा कि भाई फटा जूता पहनकर जो बैठे हैं, क्या इन्हें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही? प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर के विचार। ठीक है, अब सोचिए, अब प्रेमचंद जिस कंडीशन में आकर बैठ गए, तो जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है वो क्या सोच रहा होगा। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी। हर कोई करता है भाई, जैसी फोटो रेडी है तो हम भी मुस्कुराने लगते हैं, सभी मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो दिखावट नहीं कर सकते, तो उनके चेहरे से लग रहा है जैसे कि वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। वह भी सोचता होगा ये कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फोटो खिंचवाने आ गया। तो भाई जाहिर सी बात है, सामने वाला व्यक्ति भी तो हमारे बारे में, जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम कुछ सोचते हैं, वैसे ही उन्होंने भी सोचा होगा फोटोग्राफर ने। लेखक का प्रेमचंद को परामर्श। अब लेखक यानी कि हरिशंकर परसाई प्रेमचंद को क्या परामर्श दे रहे हैं? प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फोटो खिंचवाना इतना आवश्यक था तो ढंग के जूते तो पहन लेते, या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, वे शायद पत्नी के आग्रह को ना टाल सके। पत्नी ने कहा होगा कि चलो फोटो खिंचाते हैं, शायद इसलिए वो ना टाल सके, इसलिए फोटो खिंचवाने आ गए होंगे। शायद तुम फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांग लेते। ठीक है, अगर भाई फोटो क्या होता है, एक बार क्लिक हो गई वो तो हमारे लिए हमेशा के लिए मेमोरी हो जाती है। इसीलिए लोग फोटो में अच्छे से अच्छा रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो मेमोरीज रहें वो बहुत ही अच्छी रहें, सुंदर रहें। तो इसीलिए हम लोग बहुत अच्छा मुस्कुराने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे से स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि शायद तुम फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते, वरना फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग ही लेते। लोग तो मांगे हुए कोट में वर दिखाई तक कर लेते हैं, यानी कि लड़का दिखाने के लिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, मांग के कोट पहन लेते हैं, और मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं।
फोटो खिंचवाने के लिए लोग बीबी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, जैसे उन्हें लगता है इससे फोटो में शायद खुशबू आ जाएगी, जो जिस मैंने अभी आपको बताई। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने की मिल जाती है, और पर उस जमाने में जूते कम से कम 5 रुपए के रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी चीज उठाई है। इसका मतलब जो इन्होंने बोला है, इसे थोड़ा हम इसके आश्रय को भी बताते हैं। जो बात बोली जा रही है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी चीज कही गई है। इन्होंने देखो सिंपल सी एक बात बताई कि टोपी जो है वो 8 आने की मिल जाती है, लेकिन जूता जो है वो 5 रुपए का मिल रहा है। यानी कि जूते से हमेशा सस्ता रहता है क्या? टोपी। टोपी यहाँ हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, जबकि जूता हमारे संघर्ष का प्रतीक है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मान सम्मान जो है बड़ा सस्ता सा बताया गया है, और जबकि कर्म हमको बहुत संघर्षशील करना पड़ता है। कर्म जो है इतना महंगा आता है, और जो है हमको मिलता कितने में है, हमारा मान सम्मान कितने का होता है। ये चीज उन्होंने हमको बताने की यहाँ प्रयत्न किया है। लेखक के फटे जूते का हाल। अब लेखक अपने फटे जूते का हाल बता रहे हैं। अभी तक तो वो प्रेमचंद के फटे जूते का हाल बता रहे थे, अब हरिशंकर परसाई खुद अपने जूते का हाल बता रहे हैं। लेखक जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस आ गया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है। भले ही यह ऊपर से अच्छा दिखाई दे रहा हो, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, पर उंगली ढकी है। मैं पर्दे यानी छिपाव का महत्व जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक ने कहा कि भाई, हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जूता तो मेरा भी फटा है, लेकिन जूता मेरा ऐसा फटा है, तले से फटा है, अंगूठे के नीचे से फटा है, तो सामने नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने अभी एक चीज और बताई, जो हम आगे बताएंगे, कि भाई जब जूता तले से फटा हो तो चलने में तकलीफ होती है, सामने से फटा हो तो दिखेगा जरूर, लेकिन तकलीफ नहीं होगी चलने में, है ना। प्रेमचंद के जूते के विषय में लेखक का विचार। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है, जैसे होरी है, गोदान का होरी है, इन सभी का नाम लेता हुआ करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते घिस गया होगा, लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिस जाता पर फटता नहीं। कभी कुंभन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, और वे हरिनाम अलग से भूल गए थे। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि तुम्हारा जूता बनिए की दुकान का चक्कर लगाते लगाते फटा, अगर फटता तो वो तो नीचे से फटता, पर ये तो सामने से फटा है। अब उन्होंने कवि कुंभन दास जी का उदाहरण दिया। क्या कहते कि कुंभन दास जी फतेहपुर सीकरी जाते थे, आते जाते उनका घुस गया, और इस चक्कर में वो हरिनाम भी भूल गए, क्योंकि जब नीचे से जूता घिसता है तो तकलीफ होती है, और हमारा सारा ध्यान कहाँ जाता है, उस तकलीफ की तरह जाता है। तो वो जो हरिनाम वो जो जप रहे थे, वो हरिनाम भी वो भूल गए थे। कौन? कुंभन दास जी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते फटने का रहस्य क्या है? आखिर उनका जूता ये फटा कैसे, वो भी अंगूठे से कैसे फटा? ये पहली बात है। भाई ज्यादा चलो कुछ भी हो तो तले से फटेगा, लेकिन ये जूता फटा कहाँ? आगे अंगूठे से फटा था। शायद तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होगे। किसको? कोई आगे कोई सख्त चीज होगी, बार बार ठोकर मारोगे तो जहां से ठोकर मारोगे वहीं से वो फटेगा, जिससे तुम अपना जूता फाड़ लिया होगा। या फिर तुमने रास्ते में किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा, पर तुम उससे बचकर भी निकल सकते थे। अब उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही दोहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे रास्ते में कोई टीला आया हो, तो टीले को तुमने जूता मार मार के, पैर मार मार के उसको तोड़कर हटा दिया, लेकिन तुम उससे बचकर निकल जाते तो तुम्हारा जूता भी फटा रहता। तो यहाँ पर उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व का एक पहलू हमारे सामने रखा कि प्रेमचंद जो है वो मुश्किलों से, कठिनाइयों से बचकर नहीं निकलते थे। यहाँ पर ये टीला उन्हीं मुश्किलों और कठिनाइयों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में आने वाली जो तकलीफें होती हैं उनसे आप बचकर निकल सकते थे, लेकिन आपने उनसे लड़ना ज्यादा बेहतर समझा। ठीक है, इसी वजह से आपका जूता फटा। यह तो समझौते की बात है, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं। यानी कि प्रेमचंद जी कभी समझौता नहीं करते। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका। ठीक है, गोदान का जो होरी, आप अगर कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सकते, यानी कि उनके जीवन के जो नियम हैं उनको वो किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन है, यानी कि अपने व्यक्तित्व को बचाए रखने का एक साधन है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य।
जूता फटा हुआ है लेकिन हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। अब इस मुस्कुराने के पीछे का रहस्य क्या है? व्यंग मुस्कान है, यानी कि वो किसी पर सीधे सीधे व्यंग कर रहे हैं। कौन? प्रेमचंद जी। लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव की उंगली ये संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से संकेत करते हो। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा नहीं है उसकी तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो। मैं तुम्हारी उंगली का ये इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान का भी, यानी कि तुम उन लोगों पर हंसते हो। लगता है कि तुम यह सभी पर हंस रहे हो क्योंकि हम उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। यानी कि उंगली को तो हमने छिपा लिया है लेकिन तलवा घिसा रहे हैं, यानी कि चलते समय तकलीफ तो हमें हो ही रही है। प्रेमचंद जैसे कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार के अपना जूता फाड़ लिया और उंगली बाहर निकाल ली, पर पाँव तो बचा हुआ है। यानी कि क्या है, उंगली जरूर बाहर निकली है लेकिन पाँव को तो चोट नहीं लग रही है, चलते समय पाँव को तो तकलीफ नहीं हो रही है। यानी कि उन्होंने ज़रूर अपने जीवन में बहुत सारी क्या कहते हैं मुश्किलों को, तकलीफ़ों को देखा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनसे समझौता नहीं किया और समझौता ना करने के कारण वो चिंता रहित जीवन जी रहे हैं। यानी कि उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है। उन्हें संघर्ष ज़रूर करना पड़ रहा है, दूसरों की बातें सुननी ज़रूर पड़ रही हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से तकलीफ नहीं हो रही है। मैं चलता भी रहा मगर तुम लोगों ने अपनी उंगली को ढकने के लिए जूते के तले का नाश कर लिया और अब तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे। कहने का तात्पर्य है यानी कि तुमने अपने जीवन को बचाने के लिए जो संघर्ष किया उसके चलते तुमने जिस रास्ते को अपनाया उस रास्ते में तुम्हारे लिए अब बंद दरवाजा है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर पूरे चैप्टर में हरिशंकर परसाई जी ने ये समझाने की कोशिश करी है कि प्रेमचंद्र हमारे लिए एक आदर्श बन सकते हैं कि जिस तरीके से वो अपने जीवन में रहे। सिंपल सी बात है, उन्होंने दिखावे को बल नहीं दिया, जो है वो जैसा है उसे एक्सेप्ट किया और किसी से छुपाने की भी कोशिश नहीं करी, उसे सामने उन्होंने सबके सामने उजागर किया। तो अपनी मुश्किलों से, अपनी तकलीफों से लड़िए, आपको संघर्ष करेंगे लेकिन आगे जीवन चल के बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे जूते के माध्यम से, माना कि जूता ठोकर मारने से आगे से फट गया, उंगली बाहर आ गई, लोगों ने आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान लिया, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान लिया, लेकिन उसके चलते आपका जीवन में आगे संघर्ष उठते नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति चित्र था। यहाँ प्रेमचंद के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ हमें समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आगे और भी आपके लिए अध्याय लेकर आ रही हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है ताकि हम आगे भी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।